हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा जो 7 फेरों वाली सीरीज करवाई गई है 3.0, तो इस क्लास का अपन रिवीजन करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इस क्लास की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आप लर्न विद किरण गुर्जर नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर कुछ अभी दिक्कत आ रही है टेलीग्राम में कि पीडीएफ ओपन नहीं हो पा, मतलब पीडीएफ भी नहीं शो हो रही है और टेलीग्राम का लिंक भी मतलब ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं उसका भी थोड़ा सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो ये आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा ये रिवीजन करवाया गया है, जो भी कंटेंट है, इस कंटेंट का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो एपिसोड नंबर 1 है, इसका रिवीजन करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संविधान का हृदय एंड आत्मा है वो किसको कहा गया है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो उसको ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है। तो इसके अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही अनुच्छेद नंबर 32 के तहत ही रिट जारी की जाती है और हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। वो कौन से अनुच्छेद के तहत जारी की जाती है? तो अनुच्छेद नंबर 226 के तहत जारी की जाती है। समानता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक है इनका उल्लेख। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये अनुच्छेद नंबर 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक उल्लेख है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इनका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 29 से 30 तक है। तो मूल संविधान था, उसके अंदर ही मूल संविधान के अंदर जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? तो वो 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान के अंदर 6 मौलिक अधिकार हैं। मतलब जो 7वां मौलिक अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार से संबंधित था, उसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1978 के अंदर ही मूल अधिकार से उसको विधिक अधिकार के अंदर डाल दिया गया है, जो कि अनुच्छेद नंबर 300 के अंतर्गत ही है। ये मूल अधिकार एक भाग नंबर 3 के अंतर्गत है और अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक आते हैं, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की सभा के अंदर ही किसके कहने पर बनाई गई है? तो भारतीय जो संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई है? तो जो कैबिनेट मिशन आया था भारत के अंदर ही 1946 के अंदर, इसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स, तो ये 3 सदस्य आए थे। इनके कहने पर ही भारत की जो संविधान सभा है इसका निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन ये भारत में कब आया था? तो जो साइमन कमीशन है ये 1927 के अंदर तो इसका निर्माण हुआ था। भारत के अंदर ये 1928 के अंदर आया था और इसके अंदर टोटल 7 सदस्य थे। जब ये भारत, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए ये भारत के अंदर ये विरोध, मतलब भारत के लोगों के द्वारा इसमें विरोध किया गया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा ने ही राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय गान को और राष्ट्रीय गीत इन दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। और जो प्रस्तावना है ये कब पेश की गई थी? तो 23 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही प्रस्तावना है वो पेश की गई थी। और इस प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को ही इसको स्वीकार किया गया था। तो ये डेट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। आगे देखते हैं, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है वो कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को बना था, क्योंकि इसी दिन ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ही अपना पद ग्रहण किया गया था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं, प्रस्तावना के अंदर ही संशोधन एक ही बार हुआ है अभी तक, तो कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही 1976 के द्वारा इसका संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंदर ही 3 नए शब्दों जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए थे। इनका संविधान के अंदर कहीं उल्लेख नहीं है। तो वर्तमान में कितने हैं मौलिक कर्तव्य? तो 11 हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य हैं वो शिक्षा से संबंधित है, जिसको कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ही उनको जोड़ा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जा सके। अब आगे और देख लेते हैं। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा है, इसकी पहली बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो इसकी अस्थायी अध्यक्ष तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को ही इसकी पहली अस्थायी अध्यक्षता की गई थी। संविधान के अंदर भाग कितने हैं? तो 22 हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 हैं। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के ही किस भाग के अंदर ही नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर ही नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग नंबर 9A। तो भाग नंबर 9A है। ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, लागू हुआ था 1 जून 1993 को। अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो ये कौन सी अनुसूची के अंदर है नगर पालिका? तो 12वीं अनुसूची के अंदर है। नगर पालिका के अंदर विषय कितने हैं? तो 18 विषय हैं। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद नंबर 243P से लेकर 243ZG तक ही नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद है। आगे देखते हैं, पंचायती राज है, वो भाग 9 के तहत है। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही जोड़ा गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 के अंदर ही। अनुसूची नंबर 11 के अंदर ही पंचायती राज से संबंधित है। इसके अंदर टोटल विषय 29 हैं और अनुच्छेद हैं 243 से 243O तक, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। जो सहकारी निकाय है ये भाग 9B के अंतर्गत है और इसको 97वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, तो ये पॉइंट भी थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हैदराबाद रियासत को ही भारतीय संघ के अंदर कब मिलाया गया था? तो 1948 के अंदर ही भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन पोलो के माध्यम से ही हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ के अंदर मिलाया गया था। हैदराबाद ही ऐसी पहली रियासत थी जिसको कि वेलेजली के द्वारा ही साइक संधि से हस्ताक्षर करने वाली भी पहली रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद ही थी। नेक्स्ट देखते हैं, मल्लिका शाहराबाई जो कि विख्यात मशहूर भारतीय नृत्यांगना है, तो किसकी नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम की है। अब भारत के अंदर ये शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तरी भारत का है। ओडिशा ये उड़ीसा का ही है। मणिपुरी मणिपुर का ही है। कथकली और ये मोहिनीअट्टम केरल के हैं। सत्रिया ये असम का है। और सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो सत्रिया ही है। अब देखते हैं जो नृत्य हैं इनकी नृत्यांगना कौन है, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया, उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो सत्रिया नृत्य है ये भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, असम से संबंधित है और इसको शंकर देव का जो अंकिया नाटक है उसके अंदर इसका उल्लेख भी है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये मंदिरों के अंदर ही रुक्मणी देवी के द्वारा ही नृत्य किया जाता है। यामिनी जो कृष्ण मूर्ति है ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों की नृत्यांगना है। तथा जो मृणाली साराभाई है ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो इसके अंदर ही थाल व मटका नृत्य किया जाता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति तथा राधा रेड्डी है वो इसके कलाकार हैं। आगे देखते हैं ओडिसी, तो माधवी मुर्दुल, केलुचरण महापात्र ये और संयुक्त पाणिग्रही ये सब इसके नृत्यांगना है। कथकली केरल का है, तो कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन ये सब इसके नृत्यांगना है। और इसके अंदर हरा रंग है वो विजय का और लाल रंग है वो बुराई का प्रतीक होता है, तो इसमें लाल और हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। कथक तो पंडित बिरजू महाराज इससे संबंधित है, जिनको कि पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। लच्छू महाराज तथा सितारा देवी भी इससे संबंधित है। मणिपुरी तो जो झापेरी बहन है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल का है, तो इसकी कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी तथा भारती शिवाजी ये सब इसकी नृत्यांगना है। भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये संतूर वाद्य यंत्र से ही है। और सितार वादक पंडित रविशंकर और विलायत खां हैं ये सितार वादक हैं। तबला वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन, लतीफ खान, अल्लाह रखा खान और किशन महाराज हैं ये तबला वादक हैं, तो इनका नाम भी थोड़ा याद रख लेना। बांसुरी वादक कौन है? तो पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया हैं। सहनाई वादक तो बिस्मिल्ला खां और अली अहमद हुसैन हैं। सरोंद वादक तो अहमद अली खां और अली अकबर खां हैं। वीणा वादक तो एस बालचंद्रन हैं। संतूर वादक तो शिव कुमार शर्मा एंड भजन सोपारी है, तो जो भजन सोपारी है इनका निधन भी हो गया है। वायलिन वादक तो डॉक्टर एन राजन हैं। 3 इंपॉर्टेंट नाम है इनका, याद रख लेना।
आगे देखते हैं कि भारत के अंदर शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं और ये शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको दिया गया है, तो तमिल को दिया गया था 2004 के अंदर ही, तेलुगु को दिया गया था 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में दिया गया था, संस्कृत को दिया गया था 2005 के अंदर, मलयालम को 2013 में और उड़िया ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है जिसको कि 2014 के अंदर ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आगे देखते हैं कानबेलिया नृत्य, ये राजस्थान का फेमस है और इसकी फेमस नृत्यांगना है गुलाबो। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है। पंडवानी पंथी तथा राउत नाचा ये छत्तीसगढ़ का है। बुइया, चालो और वांचो हैं ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। नौटंकी, रासलीला और कंजरी ये उत्तर प्रदेश का है। देखनी, फूंगदी और सिग्मो ये गोवा का है। डांडिया गरबा गुजरात का है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का है। बिहू, बगुरम्बा और भोरताल ये असम का है। जाट, जाटिन और विदेशिया ये बिहार के हैं। तो ये महत्वपूर्ण मतलब जो भी नृत्य कहाँ के फेमस है वो है, तो इम्पोर्टेंट है, इनका भी याद रख लेना। आगे देखते हैं कि वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के अंदर ही सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो जो वायसराय है इसकी कार्यकारी परिषद है, इसके अंदर सम्मिलित होने वाला पहला भारतीय कौन है, तो इनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इल्बर्ट बिल तो ये 1884 के अंदर ही किस वायसरॉय से संबंधित है, तो लॉर्ड रिपन से संबंधित है। और ये इल्बर्ट बिल है ये क्या है, तो ये न्यायपालिका के अंदर ही सुधार के लिए लाया गया था। वैज्ञानिक जनगणना सबसे पहले 1881 के अंदर ही लॉर्ड रिपन के द्वारा लाई गई थी। जनगणना की शुरुआत 1872 के अंदर ही लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। शिक्षा संबंधी जो हंटर आयोग है ये 1882 के अंदर ही रिपन के समय ही लाया गया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, तो ये भी रिपन को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं डफरिन। तो डफरिन है जो डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 के अंदर ही, और इसके पहले सीईओ कौन थे, तो एओ हुम थे। सांप्रदायिक पंचाट, तो सांप्रदायिक जो पंचाट है ये 1932 के अंदर ही रेमसे मैकडोनाल्ड के समय ही लागू किया गया था। 1932 के अंदर ही पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ है, तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था यरोदा जेल पुणे के अंदर ही। आगे देखते हैं गरम दल एंड नरम दल है, इनका संबंध विच्छेद कब हुआ था, तो 1907 के अंदर ही सूरत अधिवेशन में। और गरम दल और नरम दल के संबंध है वो अच्छे कब हुए थे, तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है इसके अंदर ही इनके संबंध अच्छे हुए थे। तो जो लखनऊ अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो अंबिका चरण मजबूदार के द्वारा ही की गई थी। आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन भी 1931 के अंदर ही हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं रोलेट एक्ट, ये 1919 का है। किसके काल में आया था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में आया था। और रोलेट एक्ट है इसको काला कानून भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 के अंदर ही, और इस समय वाइसरॉय कौन थे, तो करजन थे। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर, और किसके समय हुआ था, तो चैम्सफोर्ड के समय ही। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 के अंदर ही, और इस समय वाइसरॉय थे इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 के अंदर हुआ था ये, और लिन लिथगो है इस समय वाइसरॉय थे। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था। पुरातत्व विभाग की स्थापना ये भी किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय एक्ट ये भी कर्जन के समय ही, और सेकंड दिल्ली दरबार का आयोजन ये भी कर्जन के समय हुआ था। तो कर्जन के समय क्या क्या हुआ था इनके बारे में ये है, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं ओवेन मेरीडेथ नाम से ही कविताएं कौन लिखता है, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लिखी गई कविताएं हैं। लॉर्ड लिटन के द्वारा ही जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो भी 1878 के अंदर ही लिटन के समय ही लाया गया था, और इसको समाप्त किसने किया है, तो रिपन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। आगे देखते हैं बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो क्लाइव हैं। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो ये है हेस्टिंग्स। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो ये है विलियम बेंटिंग। भारत के फर्स्ट वाइसरॉय कौन है, तो ये है कैनिंग। तो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। आगे देखते हैं
भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 के अंदर ही। उस समय वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड हॉर्डिंग है, ये उस समय वाइसरॉय थे। और जब जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आया था, तो भारत आया था तभी ये भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो किसके आगमन पर? तो जॉर्ज पंचम के आगमन पर ही। आगे देखते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। तो ये 1909 का एक्ट है, ये मार्लो मिंटो एक्ट से संबंधित ही है। इस समय सांप्रदायिक निर्वाचन अर्थात जो मुसलमान हैं इनको अलग मतदान का अधिकार दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ये 1800 रेगुलेटिंग एक्ट है, ये 1773 में आया था, ये थोड़ी सी गलत हो गया, तो 1773 के अंदर आया था। भारत शासन एक्ट 1935, तो इसी अधिनियम के अंतर्गत ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय सेवाएं भी इस समय शुरू हुई थी। आगे देखते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? तो एमजी रानडे के द्वारा की गई है। सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई है। और ज्योतिबा फुले की एक फेमस पुस्तक का नाम भी है गुलामगिरी। लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार हैं, ये इसकी स्थापना तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही की गई है। और ये खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना, क्योंकि ये आरएस जो मेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1764 के अंदर ही। उस समय अंग्रेज कौन थे? तो हेक्टर मुनरो। और इस लड़ाई के बाद में कौन सी संधि की गई थी? तो इलाहाबाद की संधि की गई थी 1765 के अंदर ही। प्लासी का युद्ध तो 1757 के अंदर ही। और इस समय अंग्रेज कौन थे? तो क्लाइव थे। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कॉर्नवालिस के द्वारा ही। कॉर्नवालिस को ही भारत के अंदर ही सिविल सेवा व पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। रेयताड़ी बंदोबस्त तो ये रीड व मुंद्रो के द्वारा शुरू की गई है। महलवाड़ी तो ये होल्ट एंड मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई है। तो स्थायी बंदोबस्त है वो तो बंगाल है, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में शुरू की गई थी। तथा रेतवाड़ी बंदोबस्त ये भारत के अधिकतर क्षेत्रों में की गई थी। और जो महलवाड़ी है ये पंजाब वाले क्षेत्र में की गई थी। आगे देखते हैं वास्को डी गामा भारत के अंदर ही कब आया था? तो 1498 के अंदर आया था। कौन से बंदरगाह पर? तो कालीकट बंदरगाह पर ही। और कालीकट बंदरगाह पर ही इनका स्वागत किस शासक के द्वारा, किस भारतीय शासक के द्वारा किया गया था? तो जमोरीन के द्वारा इनका स्वागत किया गया था। कृष्णदेवराय तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। और विजयनगर साम्राज्य है इसके संस्थापक कौन है? तो हरिहर तथा बुक्का हैं। कृष्णदेवराय का फेमस ग्रंथ कौन सा है? तो यह है आमुक्त माल्यदा। और कृष्णदेवराय के समय ही अष्टदिग्गज भी थे। तो अष्टदिग्गज किसके समय थे? तो कृष्णदेवराय के समय ही थे। आगे देखते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 के अंदर ही अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य लड़ी गई थी। उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो शाह आलम सेकंड है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय शासक थे। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी है ये अल्मेडा के द्वारा ही लागू की गई थी। अल्मेडा ये एक पुर्तगाली नेता था। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क है ये इसका वास्तविक संस्थापक है। पुर्तगाल भारत के अंदर सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत के अंदर तम्बाकू है प्रिंटिंग प्रेस है, ये मतलब किनके द्वारा दी गई है? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा ही दी गई थी। आगे देखते हैं चार्ल्स सेकंड के साथ ही कैथरीन का जो विवाह किया गया था। तो ये कैथरीन कौन है? तो ये पुर्तगाली है। तो इसके विवाह के अंदर ही दहेज के अंदर क्या दिया गया था? तो मुंबई दिया गया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा ही मुंबई को दहेज के अंदर दिया गया था। तो किस किस का विवाह था? तो चार्ल्स सेकंड और कैथरीन का ही। चार्ल्स ये इंग्लैंड के थे और कैथरीन ये पुर्तगाली थी। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 के अंदर ही। तो हड़प्पा सभ्यता ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। कौन सी नदी पर है? तो रावी नदी पर ही है। राखलदास बनर्जी, तो राखलदास बनर्जी हैं, इनके द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। आगे देखते हैं बंगाल में द्वैध शासन किसके समय लागू किया गया था? तो क्लाइव के समय ही लागू किया गया था। और समाप्त किसने किया है? तो हेस्टिंग के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। कालीबंगा के अंदर किसके चिन्ह मिले थे? तो हल्के चिन्ह है वो कालीबंगा में मिले थे।
हड़प्पा के अंदर ही स्टेच्यू ऑफ प्रीस्ट के चिन्ह मिले थे। मोहनजोदड़ो के अंदर ही विशाल जो स्नानागार है इनके चिन्ह देखे गए थे। लोथल के अंदर ही तो जो बंदरगाह वगैरह है पतन है वो लोथल के अंदर देखे गए थे। तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। धोलावीरा ये भी गुजरात के अंदर ही है और धोलावीरा को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर भी शामिल कर लिया गया है। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा ही महापरिनिर्वाण कहाँ लिया गया था? तो कुशीनगर के अंदर ही। इन गौतम बुद्ध का जन्म का मतलब नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो लुम्बिनी नेपाल के अंदर ही इनका जन्म हुआ था। पहला उपदेश इनके द्वारा कहाँ पे दिया गया है? तो सारनाथ के अंदर ही। तो पहले उपदेश दिया गया इसको क्या कहते हैं? तो अभिधम्म चक्र कहते हैं। और सर्वाधिक बार उपदेश कहाँ पे दिया गया है? तो श्रावस्ती के अंदर ही। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई है? तो बोध गया बिहार के अंदर हुई है। और कौन सी नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन के द्वारा बाणभट्ट लिखी गई है। कादम्बरी और बाणभट्ट हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। भारत के नेपोलियन किसको कहते हैं? नहीं सॉरी, बाणभट्ट है वो किसके समय थे? ये तो हर्षवर्धन के ही समय थे। और बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखी थी? कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। भारत के नेपोलियन किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। और हरिसेन तो प्रयाग प्रस्ती का उल्लेख किया गया है। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा ही सबसे पहले प्रयोग में होने वाला है? तो जो है, इसको पहले यऊ भी कहते हैं। तो जो है उसको मनुष्य सबसे पहले प्रयोग में लिया था। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का फर्स्ट नगरीय सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता है इसको फर्स्ट नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ये कांस्ययुगीन सभ्यता है और इसका काल है आद ऐतिहासिक काल। तो ये काल भी याद रख लेना। हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही कौन सी धातु पाई गई है? तो सोना है, तांबा है, चांदी है, ये पाई गई थी। लोहा नहीं पाया गया था। परुषणी किस नदी को कहते हैं? तो रावी नदी को। तो ये वेदों के अंदर ही परुषणी रावी को कहते थे, चिनाब को अश्कनी कहते थे और झेलम को वितिस्ता कहते थे। तो ये भी याद रख लेना। वेद त्रय के भाग कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद। वेद त्रय का भाग नहीं है। तो ऋग्वेद के अंदर ही 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण है। सामवेद संगीत से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो राजगृह में। सेकंड का आयोजन वैशाली में। थर्ड का आयोजन पाटलिपुत्र में। और फोर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किया गया था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र हैं, वो फोर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें अध्यक्ष थे। और शासक कौन थे? तो कनिष्क हैं, ये शासक थे। और फोर्थ बौद्ध संगति के अंदर ही जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं के अंदर बट गया था, महायान और हीनयान के अंदर ही। आगे देखते हैं बुद्ध का समकालीन शासक कौन था? तो बिंबिसार हैं। त्रिपिटक ये धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का ही। त्रिरत्न तो त्रिरत्न जैन के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध धर्म और संघ। तो बुद्ध धर्म संघ है ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म से संबंधित है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आगे देखते हैं एशिया का प्रकाश किसको कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी 1897 के अंदर। आगे देखते हैं महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो कुंडल ग्राम के अंदर हुआ था। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को ही। इनका बचपन का नाम वर्धमान है और इनका निधन पावापुरी के अंदर हुआ था। तो महावीर स्वामी का हाल ही के अंदर इनकी जयंती भी आई थी 4 अप्रैल को ही। 5 सिद्धांत दिए गए थे इनके द्वारा ही। तो सत्य, ऐस्ते, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। तो जो ब्रह्मचार्य का सिद्धांत है वो महावीर स्वामी जी के द्वारा ही दिया गया था। जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव हैं। और 23वें तीर्थंकर कौन है? तो यह है पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर कौन है? तो यह है महावीर स्वामी। आगे देखते हैं वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध को ही जन्म, ज्ञान और मोक्ष इन तीनों की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय के अंदर किया गया है। दक्षिण भारत के अंदर ही कौन सा महाजनपद है? तो अश्मक है। कौन सी नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे। और ये अश्मक है, इसकी राजधानी क्या है? तो पोतन या पोतली है वो इसकी राजधानी है। तो ये भी याद रख लेना क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर ही ये अश्मक है जो कि और सब उत्तर भारत के अंदर है, ये
पहला महाजनपद है कि जो कि दक्षिण भारत के अंदर है। आगे देखते हैं, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो न्याय से है। सांख्य दर्शन से संबंधित कपिल मुनि है। योग किसने दिया है? तो पतंजलि के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट और देखते हैं, वैशेषिक दर्शन ये कणाद के द्वारा दिया गया है। जैमिनी के द्वारा पूर्व मीमांसा दी गई थी। उत्तर मीमांसा ये बदनारायण के द्वारा दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। आगे देखते हैं, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड ये सूर्य के चारों ओर ही किन के बीच चक्कर लगाता है? तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में ही चक्कर लगाता है। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो बृहस्पति के हैं। कितने हैं? तो 92 हैं। आगे देखते हैं, इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है दिन रात बराबर होते हैं। तो दिन रात बराबर कब होते हैं? इक्विनॉक्स। 23 सितंबर और 21 मार्च ये दिन रात बराबर होते हैं। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को ही दिन रात है वो बराबर होते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। आगे देखते हैं, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसी ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर ही जब आकाश के अंदर चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सुमेरु ज्योति। तो सुमेरु ज्योति कहते हैं, इसको भी याद रख लेना। ग्रीय गति के 3 नियमों की अवधारणा है वो किसने दी है? तो केपलर के द्वारा दी गई है। इकोलॉजी किसके द्वारा दिया गया है? तो हेकले के द्वारा। इकोसिस्टम तो ये ऑर्थर टेंसले के द्वारा दी गई है। पेट्रोलॉजी चट्टान को कहते हैं, मतलब चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और प्राथमिक चट्टानें कौन सी हैं? तो आग्नेय चट्टानी है जो कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट से संबंधित है। आगे देखते हैं, अल्ट्रा जीवभार बायोमास के पिरामिड ये जलीय परिस्थिति पिरामिड होते हैं जो कि उल्टा होते हैं। तो उल्टा जीवभार या बायोमास पिरामिड कौन से हैं? तो जलीय परिस्थिति के पिरामिड हैं, ये उल्टे होते हैं। भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसको कहते हैं? तो सिसिली का जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है उसको ही भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहते हैं। तो जो सिसिली का जो स्ट्राम्बोली है इसको ही लाइट हाउस कहते हैं भूमध्य सागर का। तो ये भी थोड़े याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं, आगे देखते हैं कि म्यांमार से किन किन राज्यों की सीमा लगती है? तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की सीमा है वो म्यांमार से लगती है। म्यांमार के अंदर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो जो इरावती नदी है वो म्यांमार के अंदर ही प्रवाहित होती है। सफेद पैगोडाओं का देश किसको कहते हैं? तो भी म्यांमार को ही कहते हैं। आगे देखते हैं, किस भारतीय तटरेखा की लंबाई सबसे लंबी है? तो वैसे गुजरात का तो सबको ही पता है कि गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रखा हो तो आंध्र प्रदेश है सेकंड नंबर पे। और मतलब पूरे विश्व के अंदर ही कौन सा देश की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है? तो वो है कनाडा की। तेलंगाना को कब राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 2 जून 2014 को ही तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बना था। आगे देखते हैं, मांजुली द्वीप तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, असम के अंदर ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत के अंदर सांगपो नदी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। तो ये पॉइंट भी थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो सर के द्वारा जो 7 फेरों वाली सीरीज नंबर 1 करवाई गई है वो यही समाप्त होती है। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी है, और ऐसे ही मतलब आपका सपोर्ट बनाए रखना। मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको इसकी PDF भी और रिवीजन है वो भी करवाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।